हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। और मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे खुश होंगे आज जिन्होंने बीएमई 101 का एग्जाम दिया है, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा है। एक एक क्वेश्चन का देखिए डिस्कशन मैं यहाँ पर करूंगा और बड़ा ही अच्छा पेपर आज का देखने को मिला। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो भी सारे वही आए जो इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल देखे, मैंने परसों एक वीडियो, कल या परसों मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको कराए थे। और उन्हीं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से आपको 3-4 न्यूमेरिकल मिले हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी उनके लिए बड़ी ही यूजफुल रही होगी। कमेंट में जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया। और देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखिए 2 मार्क्स के सेक्शन की, 2 मार्क्स में 1-2 क्वेश्चन ऐसा था जो शायद आपने ना किया। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी था। मूवमेंट और कपल दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बताना था। देखिए कपल 2 फोर्स से बनता है, ठीक है नहीं, कपल कभी भी सिंगल फोर्स से नहीं बन सकता, तो यहां पर आपको 2 फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। मूवमेंट आप एक सिंगल फोर्स का भी ले सकते हैं। बस इतना सा लिखना था आपको, एक लाइन लिखनी थी, नंबर पूरे मिल जाते। एक यहां पर है, देखिए ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होती है। ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन आपकी क्या होती है, ये बिल्कुल आपका अलग था। ये मैं कहूंगा देखिए आपका जो है ये बिल्कुल अलग था आपका, ठीक है नहीं, क्योंकि ये ना तो हमने पढ़ाया ना सिलेबस में इस तरह का कोई टॉपिक था। ये मैं कह सकता हूं अलग है। अगर मैं देखिए यहां पर बात करूं ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन की, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन तो वही होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इंजीनियरिंग आपकी क्या होती है, ये आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रेन होती है। तो सिंपल था। अगर कुछ बच्चों ने खाली यहां पर आपका ट्रू इंजीनियरिंग स्ट्रेन की भी डेफिनेशन लिख दी होगी तो उसे यहां से 1 नंबर मिल जाएगा। ट्रू स्ट्रेन होती है, देखिए आपकी ट्रू स्ट्रेन आपकी क्या होती है, मैं देखिए आपको बता देता हूं। यहां पर ट्रू स्ट्रेन आपकी होगी log L अपॉन L नोट, यानी L नोट तो आपकी ओरिजिनल लेंथ है और L आपकी फाइनल लेंथ है, यानी फाइनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का आपको log लेना था। तो यहां से जो निकल के आएगी वो आपकी ट्रू स्ट्रेन कहलाएगी, ठीक है नहीं। तो ये आपकी क्या कहलाती है, ये ट्रू स्ट्रेन कहलाती है। ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस भी कह सकते हैं, या मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे ने ये किया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक नया ही टॉपिक आपका 2 नंबर का यहाँ पर आपको देखने को मिला। बाकी सब आपके सही क्वेश्चन आए। जैसे कि स्क्वेंजिंग क्या होती है, हमने बताया था कि 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें स्क्वेंजिंग क्या होती है। ये मैंने आपको 2 मार्क्स का जो मैंने आपको जो अभी मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वही मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, ठीक है नहीं। उसके बाद देखिए, उसके बाद था आपका इफ 2 डिफरेंस बताने थे आपको सीओपी और इफिशियंसी में। देखिए एक डिफरेंस तो यह है कि इफिशियंसी 1 से नीचे 1 से कम आती है, सीओपी 1 से ज्यादा आती है। एक आप ये लिख सकते हैं कि इंजन की इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं और हीट पंप और रेफ्रिजरेटर की सीओपी कैलकुलेट करते हैं। यहां पर आपको ये लिखना था, ठीक है नहीं। अब बात करते हैं, देखिए लिक्विड हैज ए डेंसिटी। देखिए यहां पर इसने डेंसिटी दी थी और आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी थी। यहां पर देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। 850 को 1000 से डिवाइड कर दो, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाती। ये बिल्कुल सिंपल था। उसके बाद अगर हम देखिए बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डिफाइन द टर्म प्राइमिंग इन द पंप। प्राइमिंग में आपको बता चुका हूं कि प्राइमिंग क्या होती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में पंप को स्टार्ट करने से पहले हम सक्शन लेवल से लेकर डिलीवरी लेवल तक पूरे को वाटर से फिल करते हैं, तब जाके उसे स्टार्ट करते हैं, जिससे कि वहां पर एयर बबल्स ना पहुंचे, वो आपकी प्राइमिंग होती है। और एप्लीकेशन मैकाट्रॉनिक्स की क्या क्या एप्लीकेशन है ये तो सभी जानते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, कुछ भी लिख सकते थे आप, बहुत सारे एप्लीकेशन मैंने बताए हैं, ठीक है नहीं। तो इसमें जो है चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर 1 मिनट, अब बात करेंगे देखिए यहां पर सेक्शन बी की। सेक्शन ए तो बिल्कुल इजी था। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन मैं मानता हूं कि ये बाहर से था, वरना बाकी कोई क्वेश्चन इसके अंदर टफ नहीं था, ठीक है ना, बिल्कुल सब इजी थे। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में देखिए ये वाला न्यूमेरिकल मैंने बताया था आपको, जब मैंने आपको न्यूमेरिकल की वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई थी, बिल्कुल एज इट इज न्यूमेरिकल बताया था, डायग्राम भी बताया था उसका कि भाई ये न्यूमेरिकल पहले भी पूछा जा चुका है और ये पूछा जा सकता है। ये आपका कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स का न्यूमेरिकल था, ठीक है नहीं। तो इसे आप कर सकते थे आसानी से, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई समस्या आई होगी। अगर आपने न्यूमेरिकल किए होंगे तो ये बिल्कुल एज इट इज वही न्यूमेरिकल था जो हमने न्यूमेरिकल की वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया था। और अगर मैं बात करूं देखिए अंतिम प्रहार की, अंतिम प्रहार में भी मैंने ये न्यूमेरिकल दिया था, आप देख लीजिएगा चाहे खोल के, ठीक है नहीं। उसके बाद देखिए जो सेक्शन बी में सेकंड क्वेश्चन आया यूनिट 2 से, यहां पर आपसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में पूछा गया था। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी मैंने आपको जो है, जो मैंने आपको
अंतिम प्रहार का जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दी थी उसमें मैंने आपको दिया था कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है, तो यहाँ पर आप आराम से कर सकते थे इसे। और यहाँ पर डिस्क्राइब द ड्राइव ट्रेन कंपोनेंट, यहाँ पर कंपोनेंट आपको बताने थे कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट भी हम डिस्कस आपसे कर चुके थे, तो ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी। और अगर हम यहाँ बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आपको लिखना था। इसने कहा व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। फैक्टर भी लिख सकते हैं आप, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं भाई। टेम्परेचर हो गया आपका, आपके मैंने जो फैक्टर अफेक्टिंग 4 मैंने फैक्टर अफेक्टिंग बताए थे, वो चारों फैक्टर आप यहाँ पर लिख सकते थे, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर भी लिखा होगा तो वही वो होता है। डिस्कस मेथड टू इंप्रूव द ऑप्टिमाइज स्कीम, परफॉर्मेंस को किस तरह से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं भाई, जो प्रीक्वेशन है वो आपको लिखनी थी। अगर आपने खाली डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर भी लिख दिया होगा तब भी 7 में से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर मैंने कहा था कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर या विंडो एयर कंडीशनर में से एक चीज पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर पूछा गया। ये क्वेश्चन है देखिए सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट, वैसे तो मैंने आपको कराया है, ठीक है नहीं, लेकिन आज तक लिफ्ट का क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, पहली बार लिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हमने इसे अंतिम प्रहार में भी नहीं डाला था। लेकिन यहाँ पर देखिए पूछा गया, अगर आपने सिलेबस में या वन शॉट में भी हमने कराया था कि वन शॉट जो हमारी थी, वन शॉट में मैंने इसे कराया था यूनिट नंबर 4 में, अगर आपने किया होगा तो बड़ी अच्छी बात है। सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट ज्यादा टफ नहीं था, तो ये थ्योरेटिकल था, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि अंतिम प्रहार से आया, ये अंतिम प्रहार से बाहर आया, ठीक है। और लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए बर्डन ट्यूब। बर्डन ट्यूब मैंने आपको बताया था, जो थ्योरेटिकल मैंने थ्योरी में की जो मैंने क्लास ली थी, थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि यहां से बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज आएगा या ऑप्टिकल पायरोमीटर आएगा या आपका जो है स्ट्रेन मेजरमेंट आएगा। और दो आए उसमें से ऑप्टिकल पायरोमीटर भी आया, बर्डन ट्यूब भी आया। 3 बताए थे, 3 में से 2 आ गए, ठीक है नहीं। मैंने कहा था कि या तो 1 या 2 आएगा ही आएगा, तो थ्योरी में से बिल्कुल आपको यहाँ पर बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज मिला। इसके बाद अगर हम बात करें देखिए सेक्शन नंबर सी में, सेक्शन नंबर बी में देखिए अगर मैं बात करूं, ये ई वाला इजी था, यहां से डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आप कर सकते थे, ये दोनों भी इजी थे। और इजी तो ये भी था सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट, अगर आपने सारा पढ़ा होगा तो करा होगा, इंपोर्टेंट पढ़ा होगा तो ये आपका हो सकता है कि आप इसे ना कर पाए। अब यहां देखिए, यहां 2 क्वेश्चन आपके आए बीम से रिलेटेड। मैंने आपसे कहा था कि यूनिट 1 से आपको 2 न्यूमेरिकल मिलेंगे, और वही हुआ कि यहां से 2 न्यूमेरिकल आपके आए। एक न्यूमेरिकल आपका सेक्शन बी में आ गया, और यहां पर सेक्शन सी में 2 न्यूमेरिकल दिए थे बीम के, दोनों में से आपको एक करना था यहां पर। तो मुझे लगता है यह आसान था, ये बिल्कुल आसान था। लेकिन यहाँ पर देखिए सीधा सीधा क्या करना था, यहाँ पर सीधा सीधा आपको यहाँ पर ये हिंज सपोर्ट थी, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, इसने कहा था कि भाई ए पर हिंज है, तो यहाँ पर आर ए सब रिएक्शन लगानी थी, ये एच आ जाएगा, ये वी आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा थीटा है, ठीक है नहीं। और इधर से आपको जो है सपोर्ट इस तरह से लगानी थी आर बी, क्योंकि मैंने बताया था कि जिस लाइन पर रोलर टिके हुए होते हैं उसके 90 डिग्री पर रिएक्शन लगती है। और यहाँ पर आपका अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 60, ठीक है नहीं। यह वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहां से 2 कंपोनेंट आपके लगेंगे, एक लगेगा आरबी कोस 60 और एक यहां से लगेगा आरबी साइन 60। क्या लगेगा, आरबी साइन 60, ये आ गया। तो यहां से आप डायरेक्ट इसे आसानी से कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहां से आरबी कोस 60 और आरबी साइन 60 दोनों आप आसानी से कर सकते थे, ठीक है। और उसके बाद तो आपको सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और सिग्मा एम इक्वल टू 0 है, तो एक अबाउट में ले लो, बी के अबाउट ले लो, बस ये क्वेश्चन आपको लगानी थी, सॉल्यूशन आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। ऊपर वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा सा टफ था, ये थोड़ा सा टफ था, क्योंकि यहां पर देखिए ये डायग्राम तो कट गया था, अगर आपको यहां पर करेक्शन कराया हो, क्योंकि यहां पर देखिए थोड़ा सा चेंज था, ये 4 मीटर दी गई है, यहाँ पर 2 मीटर दी गई है, तो बाद में करेक्शन आया था, ये डायग्राम नीचे से कट करा देता, ऊपर वाला डायग्राम आपसे यहाँ पर जो है कराया था। और इस वाले न्यूमेरिकल में देखिए करना क्या था, इस वाले न्यूमेरिकल में देखिए यहाँ पर जो ये वाला बीम अलग है, ये वाला बीम अलग है, तो सबसे पहले मैं बीम ए बी लेता, यहाँ पर सबसे पहले आप बीम ए बी लेंगे, अगर आपने करा होगा तो ए पर आपकी क्या है, ए पर आपकी जो सपोर्ट है, ए पर आपकी हिंज सपोर्ट है, तो ए पर आप यहाँ पर लगाते आर ए, ये आपका आ जाता है एच ए, ये आपका आ जाता वी, ठीक है नहीं, और ये आ जाता थीटा है, ठीक। इसके बाद यहां पर ये आ जाता आपका 80 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन। और यहां पर ये बी पर देखिए रोलर है, तो यहां से बी पर सपोर्ट लगती है ऊपर की तरफ आर बी। इस बीम का मैं अलग से इस तरह से डायग्राम बनाता, और इस बीम का डायग्राम बना के यहां से देखिए ये 3 मीटर था, ये 1 मीटर था, तो यहां से सबसे पहले मैं इस बीम से निकालता क्या, इस बीम से मैं कैलकुलेट करता आर ए और आर बी। ये कैलकुलेट करने के बाद फिर मैं ये वाला जो नीचे वाला बीम है सी डी, इस पर चलता, तो सीडी पर देखिए, सीडी पर यहां पर क्या है, सीडी पर यहां पर हिंज सपोर्ट है, तो डी पर मैं यहां लगाता आर डी, ये आपका जाता एच डी, ये आपका जाता वी डी,
और यहाँ पर यह आ जाता थीटा डी। और यहां से आप देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो सपोर्ट आपकी लग रही है, ये सी पॉइंट पर जो सपोर्ट लग रही है, ये आपकी कैसी सपोर्ट थी, ये भी आपकी जो रोलर सपोर्ट थी। तो यहां से आप सीधा सीधा लगाते आरसी, और यहां पर ये आपकी जो रिएक्शन, आपको पता है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होती है, तो बी जितनी रिएक्शन ऊपर लगा रही थी उतना ही नीचे फोर्स लगेगा नीचे वाले बीम पर। तो यहां आपका जो भी आरबी की वैल्यू होती है वो पुट कर देते। अब इस बीम को आपको डिफाइन करना था, यहां से सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एम ए या एम बी एम डी लगा देते, वहां से यहां के दोनों वैल्यू आपकी निकल जाती। तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि जिसने न्यूमेरिकल को अच्छे से किया होगा उसी ने ही ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया होगा, वरना मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये अटेम्प्ट किया होगा। नीचे वाला न्यूमेरिकल इजी था, इसे अटेम्प्ट करना बड़ा आसान था। इसके बाद देखिए यहां पर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन आपसे पूछा गया था। तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन डायग्राम बनाना था और बताना था। मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कहा था कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन में से एक आएगा ही आएगा, और वही आ गया। देखो आ गया नहीं आ गया। मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आपको बताया था, पेट्रोल इंजन मैंने कराया था और कहा था कि डीजल इंजन भी आ सकता है, बस वहां पर आपको 2 चेंज करने पड़ेंगे, स्पार्क प्लग को हटाकर फ्यूल इंजेक्टर लगाना पड़ेगा, और जो आपका सक्शन मैनिफोल्ड होता है, सक्शन मैनिफोल्ड से वहां पर केवल एयर इन करेगी, आपका जो है पेट्रोल एयर का मिक्सचर वहां से इन नहीं करेगा, ठीक है नहीं, ये मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर देखिए ये जो चीज दी गई थी कि भाई आपको यहाँ पर पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम आपको बनाने थे, ये हमने नहीं कराए थे। मैं आपको बता दूं, अगर कुछ बच्चों ने एक्स्ट्रा पढ़ा होगा तो वो करके आए होंगे, लेकिन पीवी टीएस डायग्राम आपके सिलेबस में तो नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सिलेबस में केवल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस बार पूछे गए, ठीक है नहीं, यहां पूछा गया इस बार। और नीचे भी देखिए, नीचे वाला जो यहां पर आपको डिफरेंस बताने थे एसआई और सीआई इंजन में, कि भाई स्पार्क प्लग इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। 7 डिफरेंस आपको बताने थे, मैंने कराए भी थे डिफरेंस आपको। अगर आप देखिए, अगर आप 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन बना सकते हैं तो उसका डिफरेंस भी आप बता सकते हैं। लेकिन यहां से ये क्वेश्चन इजी था करने को, बच्चों ने ये भी करा होगा, ये मैंने थ्योरेटिकल में भी कराया था, और आपको जो है ये वाला क्वेश्चन मैंने जो है अंतिम प्रहार में भी दिया था आपको, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहां पर देखिए ये वाला न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया था, न्यूमेरिकल वाली वीडियो में ये वाला न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया था। यहां पर आपको ये T1 और T2 दिया गया था, T1 -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपकी T2 की वैल्यू है, ठीक है नहीं। और यहां पर आपको देखिए, इफ द रेफ्रिजरेटर रिक्वायर 3 किलोवाट पावर ऑफ इनपुट, यहां पर इनपुट पावर आपको दी गई है, आपको सीओपी कैलकुलेट करनी थी, तो सीओपी तो T1 T2 से निकल जाती, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। और कैपेसिटी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब Q1 आपको कैलकुलेट करना था, यहां से Q1 यहां से कैलकुलेट करना था। जब आप सीओपी निकाल लेते तो सीओपी में फॉर्मूला लगाते थे, ठीक है नहीं। सीओपी क्या आती, सीओपी आपकी आती Q1/WR, ठीक है नहीं। WR आपको दिया गया 3 किलोवाट, सीओपी आपने ऊपर से निकाल ली। 2 लाइन का न्यूमेरिकल था, 2 लाइन का न्यूमेरिकल था, बिल्कुल इजी। और ये वाला न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया भी था, ठीक है नहीं। और ये वाला न्यूमेरिकल नीचे वाला भी आसान था, ये भी कर सकते थे आप यूनिट 3 से। मैंने आपको बताया था कि यूनिट 3 से 5 न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए थे कि यही कर लेंगे, इनमें से ही मिल जाएगा। ये तो बिल्कुल एज इट इज आया। और इस तरह का न्यूमेरिकल भी देखिए मैंने आपको कराया था कि ये हीट पंप का, इट इज प्रपोज टू हीट ए हाउस यूजिंग ए हीट पंप आउटसाइड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यूज एट हीट सोर्स इनसाइड टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T1 T2 की वैल्यू आपको दे दी थी, T1 आपका 0 डिग्री था, T2 आपका 30 डिग्री था। पहले इन्हें केल्विन में चेंज कर लेते हैं। द हीटिंग लोड एस्टिमेटेड, ये हीटिंग लोड आपको दिया गया। हीटिंग लोड का मतलब यहाँ पर आउटपुट आपका क्या होता है, Q2 होता है, तो Q2 की वैल्यू आपको दी गई थी। यहाँ से मिनिमम पावर टू ड्राइव, यहाँ से आपको WR कैलकुलेट करना था, ठीक है नहीं। तो ये भी ऐसे ही होता, पहले यहां से सीओपी कैलकुलेट कर लेते, सीओपी कैलकुलेट करने के बाद यहां पर सीओपी Q2/WR के इक्वल आ जाती, ठीक है नहीं। यहां पर Q1/WR, वहां पर Q2/WR आ जाता। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे और बहुत ही छोटे क्वेश्चन थे, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं आपको इस न्यूमेरिकल को करने में, ठीक है नहीं। और अगर मैं आगे बात करूं, देखिए आगे यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में ये बिल्कुल वही क्वेश्चन आया जो मैंने यहां पर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में दिया गया था। मैंने पिल्टन व्हील आपको कराया था कि पिल्टन व्हील आएगा। मैंने ये भी कहा था कि अगर पिल्टन व्हील नहीं आया तो फिर आपका फ्रेंचिस आएगा, और पिल्टन व्हील मैंने आपको बताया था, पिल्टन व्हील एज इट इज आपको मिला। और यहां पर देखिए ये जो क्वेश्चन आया है, ये आपका वेंचुरी सॉरी ये आपका कंटिन्यूटी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आया है। मैंने एक न्यूमेरिकल आपको देखिए न्यूमेरिकल वाली वीडियो में कराया था, जिसमें एक पाइप आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था। बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, बस वैल्यू चेंज है, वैल्यू चेंज है, वरना बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है। जो बच्चा कंटिन्यूटी क्वेश्चन का ये न्यूमेरिकल करके गया होगा उसने ये न्यूमेरिकल कर दिया होगा, बिल्कुल आसान था यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको एज इट इज मिला, केवल डिजिट चेंज थी और इसमें कोई भी चेंज नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चों ने यहाँ पर पिल्टन व्हील टरबाइन को अटेम्प्ट किया होगा,
ठीक है नहीं, जिसका न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा है उसने न्यूमेरिकल को करने की कोशिश की होगी। और ये क्वेश्चन भी ज्यादा लेंथी नहीं था, 5 मिनट के अंदर आप कर सकते थे। और ये देखिए दोनों क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल पायरोमीटर आएगा ही आएगा, मैंने बताया था। बर्डन ट्यूब मैंने आपको बताया था मेजरमेंट में से, ऑप्टिकल पायरोमीटर बताया था, और स्टेन मेजरमेंट आपको मैंने बताई थी नहीं बताई थी? तीनों में से 2 आ गई, ऑप्टिकल पायरोमीटर आ गया। देखो ऑप्टिकल पायरोमीटर के बारे में कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको बतानी थी, एज इट इज आ गई। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि मैकाट्रॉनिक्स के चैप्टर में से या तो पूछा जाएगा कि बायोनिक्स, एवियोनिक्स और ऑटोट्रॉनिक्स क्या होती है, या फिर पूछा जाएगा कि मैकाट्रॉनिक्स क्या होती है। वही आ गया, देखो यहाँ पर मैकाट्रॉनिक्स आपसे पूछ ली, और बिल्कुल आसान यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थे आपके। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या इस एग्जाम में हुई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका पेपर कैसा गया। मेरे हिसाब से तो सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा जिसने पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा उसका रोना आज भी रहेगा कि सर बाहर से आ गया, ये आ गया, वो आ गया। इससे आसान पेपर नहीं आ सकता, इससे आसान पेपर नहीं आ सकता। हाँ, जिस बच्चों ने न्यूमेरिकल करे ही नहीं होंगे, छोड़ ही दिए होंगे, वो शायद 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना उसका रह गया होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जहां पर दोनों ही न्यूमेरिकल थे, वरना सब जगह थ्योरी का ऑप्शन आपके पास था। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर दोनों थ्योरी थी, यहाँ पर थ्योरी न्यूमेरिकल था, यहाँ से आप थ्योरी कर सकते थे, न्यूमेरिकल को छोड़ सकते थे। यहाँ से दोनों न्यूमेरिकल थे, यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे जिसने न्यूमेरिकल नहीं किए होंगे। जिसने किए होंगे वो दोनों कर सकता है, क्योंकि ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, जो 7 नंबर में आए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पर दोनों थ्योरी है और यहाँ पर भी दोनों न्यूमेरिकल आपका है। तो 2 क्वेश्चन आपके ऐसे थे कि जिन्होंने न्यूमेरिकल किया होगा वही अटेम्प्ट कर सकता था, क्योंकि उसके अंदर थ्योरी का ऑप्शन नहीं था। ठीक है नहीं, सेक्शन बी में आप न्यूमेरिकल छोड़ सकते थे, क्योंकि वहां पर 4 आपके थ्योरी के क्वेश्चन थे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं कि आगे जो भी आपके एग्जाम रह रहे होंगे वो भी आपके अच्छे जाए। थैंक यू।